राइल्स लॉ के बाद अगला टॉपिक है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। देखो, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एक सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ इट्स वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मींस राइल्स लॉ हमें क्या देता था, सॉल्यूशन की कंपोनेंट का वेपर प्रेशर के बारे में बताता था, और वो बोलता था वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, मोल फ्रैक्शन के। जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, है ना। तो अब हम इसमें एक रिलेशन देखेंगे एक जनरल सॉल्यूशन के लिए। राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम एक सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। हमने एक सॉल्यूशन बनाया ए और बी कंपोनेंट से। किससे बना रहे हैं, ए और बी कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना रहे हैं। सपोज करो ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। या कंपोनेंट ए कंपोनेंट वन भी रख सकते हो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, या कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। हमने क्या करते हैं, देखो ए को लेते हैं हम इसमें एक बीकर में, इसमें अभी प्योर ए है, इसमें सिर्फ क्या है, अभी ए कंपोनेंट है, अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, अभी यहां पे सिर्फ कंपोनेंट ए। इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नहीं करो, क्योंकि सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंपोनेंट ए और बी को कर लो, इधर दोनों कंपोनेंट जो है वो वोलेटाइल कर लो, ठीक है। अब हमने ए कंपोनेंट लिया अभी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए कंपोनेंट का प्रेशर कितना है, P0 ऑफ ए होगा प्योर प्रेशर। इसमें बी का कोई भी कंपोनेंट है, यहां पे सिर्फ ए है, तो इनिशियली हमने सिर्फ क्या लेना है, ए कंपोनेंट लेना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की क्या होगी, इस टाइम पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 के बराबर होगी, क्योंकि प्योर इधर क्या है आपका सिर्फ 1 कंपोनेंट है, इसमें बी की कोई मोल्स नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगी आपकी, ए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, P0 ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, P0 ऑफ ए। इनिशियली ए कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर कहां पे है, यहां पे, इस पॉइंट पे। सपोज करो इनिशियली उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ये है ए। अब क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा थोड़ा करके बी कंपोनेंट को मिलाते जाते हैं, बी कंपोनेंट को मिलाते जाते हैं। अब जैसे जैसे हम बी कंपोनेंट को इधर मिलाएंगे तो बी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करती जाएगी, और वैसे वैसे ए की मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करती जाएगी। जब बी का कंपोजिशन बढ़ती जाएगी तो प्रोपोर्शनली जो ए की होगी कंपोजिशन वो डिक्रीज करती जाएगी, है ना। तो इस जगह पे अभी एक्स बी क्या था आपका, इनिशियली 0 था, एक्स बी 0 है, तो बी का जो प्रेशर होगा वो इनिशियल स्टेट पे कहां पे है, 0 पे। और समझे, हम क्या कर रहे हैं, अब बी को आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करते जा रहे हैं, और फिर सॉल्यूशन का जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर चेक करते जाए। अब क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे इस साइड पे आपका बी का कंपोनेंट जो है, बी की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करती जाएगी। बी की मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करती जाएगी तो बी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। क्योंकि देखो P ऑफ ए सॉल्यूशन में किसके बराबर होगा, P0 ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और P0 ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये दोनों के कांस्टेंट होते हैं, प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर होगा ये दोनों का कांस्टेंट होगा। डिपेंड करेगा वेरी प्रेशर ए और बी का वेरी किस पे करेगा, इनकी मोल फ्रैक्शन पे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन बी। ओके, तो जैसे जैसे आप इनकी मोल फ्रैक्शन को बढ़ाओगे या घटाओगे उसी हिसाब से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और घटेगा, बात समझे। तो बी का जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज कर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे तो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन में इंक्रीज करता जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ बी टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीजेस। तो देखो बी का वेपर प्रेशर ग्राफ जो है, ये देखो वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन। जैसे बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है वेपर प्रेशर बी का बढ़ रहा है, और लास्ट स्टेज पे यहां पे पहुंचते पहुंचते हमारे पास बी जो हो गया 99.99% हमने बना लिया, तो कंपैरेटिवली ए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आते आते आपका एक्स ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगी
1 हो जाएगी। अब इस टाइम पे इस सॉल्यूशन में ए बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मतलब 0 हो जाएगा, और बी इतना ज्यादा मिला दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे ए की कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो इनिशियली ए का प्रेशर यहां पे था, प्योर प्रेशर के बराबर ही होगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक चला गया 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0। तो यहां से डिक्रीज, और बी की मोल फ्रैक्शन इधर इंक्रीज की है, तो बी का प्रेशर भी देखो कंपैरेटिवली अकॉर्डिंगली इंक्रीज करता गया। तो यहां पे प्योर प्रेशर ऑफ बी बन जाएगा। सॉल्यूशन का लास्ट स्टेज पे जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा, और वो किसके बराबर होगा? प्योर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, बात समझे? तो ये हो गया ए कंपोनेंट का प्रेशर। देखो ये प्रेशर लाइन किसकी आ जाएगी? बी कंपोनेंट की, पी बी, वो किसके बराबर होगा? पी जीरो ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इधर इधर जब वो पहुंचेगा एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के बराबर हो जाएंगे ना, तो प्रेशर ऑफ बी प्योर प्रेशर ऑफ बी के बराबर हो गया। बात समझे? वही चीज इधर है। जब ये देखो ये वाली लाइन किसकी आ जाएगी? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये आ जाएगा। इस पोर्शन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? पी प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ए 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो प्योर प्रेशर ए यहाँ पे आपको इनिशियली दिख रही है, और फाइनल पे जाते जाते यहाँ पे 0 हो जाएगी। एक्स ऑफ ए 0 हो जाएगा, एक्स ऑफ ए 0 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करो 0, प्योर प्रेशर ऑफ ए 0 हो जाएगा। तो यहां से ए का प्रेशर डिक्रीज होगा, यहां से बी का प्रेशर इंक्रीज होगा। बात समझे? मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो इनिशियल स्टेज में जब सिर्फ ए था इसमें, तो प्रेशर सॉल्यूशन का किसकी वजह से था? पी जीरो ऑफ ए। और फाइनल स्टेज पे जब बी जो हो गया वो आपका मैक्सिमम हो गया, 99.99% हो गया, तो उस टाइम पे प्रेशर किसकी वजह से है? बी की वजह से। मींस सॉल्यूशन का प्रेशर कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। बात समझे? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां से यहां तक दिखेगा आपको। पी ऑफ एस सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इनिशियली सॉल्यूशन का प्रेशर इसकी वजह से, फाइनल उसकी वजह से, और उसकी जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ, ये राइट लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ, किसी भी राइट लॉ क्या बताता है कि सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा, किस तरह से इंक्रीज करेगा, किस तरह से डिक्रीज करेगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा वो ये देगा ए कंपोनेंट का, जिसकी जितनी मोल फ्रैक्शन उसी हिसाब से। बात समझे? तो ये आ गया आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसी भी सॉल्यूशन की अकॉर्डिंग टू द राइट। जब आपको ये चीज समझ है, फिर हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझे? ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ? पहले ये ग्राफ आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, इसको इस तरह से समझना है आपने। ठीक है, ए और बी कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हो। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो राइट्स लॉ को ओबे करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे। मींस उनकी वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा, वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा। मींस अगर उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, सपोज करो उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो वो बिहेव करेंगे, उनका वेपर प्रेशर इस तरह से बिहेव करेगा, ए कंपोनेंट का, बी कंपोनेंट का, ओवरऑल सॉल्यूशन का। दिस इज रायल्स लॉ। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जो इंटायर कंसंट्रेशन रेंज पे, इंटायर टेम्परेचर रेंज पे रायल्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन जनरली बोलते हैं। देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। अगर आप रायल्स लॉ की स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे ना, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि एक सॉल्यूशन आइडियल होगा या नॉन आइडियल होगा, या एक सॉल्यूशन कोई आइडियल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, वो रायल्स लॉ की स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, वो बोलती क्या है और वो किस तरह से आपको किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दे रही है। मींस अगर सॉल्यूशन ने एक बनाया और अपने दो कंपोनेंट का ए और बी का, तो वो ए का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर रही है,
राइल्स लॉ की स्टेटमेंट देखो, ए और बी दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के। अब ये बोलता है राइल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का प्रेशर जो है पी ऑफ ए इन सोल्यूशन वो किसके बराबर होगा, उसका प्योर प्रेशर मींस जब वो इंडिपेंडेंट स्टेट पे है तो उसका कितना प्रेशर है उस टेम्परेचर पे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो सोल्यूशन में उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस चीज को ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब हो गया कि रेशो ए की सॉल्यूशन में कितनी है, ए की सॉल्यूशन में मोल्स, ए के मोल्स की सॉल्यूशन में रेशो कितनी है, उसके साथ उसके प्योर प्रेशर को मल्टीप्लाई करो तो वो ए कंपोनेंट उतना प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा सॉल्यूशन के ओवरऑल प्रेशर। ठीक है, मींस ये जो प्रेशर की बात कर रहा है इसको ये सिंपली जो उसका प्योर प्रेशर है उसके साथ उसकी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसी हिसाब से आपको उसका प्रेशर दे रहा है ए कंपोनेंट का। इधर प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ए को प्योर स्टेट में देखें, ए के मॉलिक्यूल ए के साथ जुड़े हुए होंगे, जब उसको हम प्योर स्टेट में देखेंगे तो ए ओनली ए के मॉलिक्यूल सराउंडेड ए मॉलिक्यूल के साथ, और जब ए को हमने सॉल्यूशन में डाला हुआ है ए इसके साथ में इंटरेक्शन में बी मॉलिक्यूल्स होंगे, ए भी होंगे मगर ये बी के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, बात समझ रहे हो। तो ये ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है और इधर ए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। जब ए प्योर स्टेट में है तो इसका वेपर प्रेशर डिटरमाइन होगा कि ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उस हिसाब से डिटरमाइन होगा ए का प्योर स्टेट में प्रेशर किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मगर जब ए जो है सॉल्यूशन में है तब इसका वेपर प्रेशर ए जितना प्रेशर बनाएगा सॉल्यूशन में वो डिटरमाइन करेगा कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, कितना इजीली ये उसमें जा रहा है। मगर क्या बोलता है कि ए का प्रेशर इधर कितना होगा वो डिटरमाइन करेगा इसमें ओवरऑल ए कितने रेशियो में प्रेजेंट है, या सिंपली आप बोल सकते कितने परसेंटेज में है, और उसी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो इसके वेपर प्रेशर के प्योर वेपर प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उतना ए इधर भी कंट्रीब्यूट कर देगा। मींस राइल्स लॉ इग्नोर करता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इधर प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में, वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। उसकी वजह से आइडल सॉल्यूशन जो है, आइडल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में मॉलिक्यूल के बीच में वो आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, आइडल सॉल्यूशन पता कैसा होगा, आइडल सॉल्यूशन आपको बनाना होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जब आपने ए और बी का सॉल्यूशन बनाया ना तो उसमें से कोई हीट निकलेगी, ना तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा, दूसरा ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मींस देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, एनर्जी रिलीज करना या ऑब्जॉर्ब करना वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल रिएक्शन में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो ए के मॉलिक्यूल प्योर स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, जब ए और बी के बीच में जब ये सॉल्यूशन बनाया ए और बी आपस में इंटरेक्ट किए, अब ए और बी के मॉलिक्यूल फोर्सफुली इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्लोज आएंगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, क्लोज आएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मगर आइडल सॉल्यूशन इस चीज को इग्नोर करता है, तो अगर एक सॉल्यूशन आइडल होगा तो उसके लिए वॉल्यूम की चेंज क्या हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम 0 होनी चाहिए। मींस जितना बीच इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगी, जितना वॉल्यूम इधर होगा उतना ही वॉल्यूम इनका इधर होगा। बात समझे, ओवरऑल वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। आपने दो कंपोनेंट मिलाए, जितना उनका इंडिविजुअल वॉल्यूम था उनको प्लस कर लो, फाइनल वॉल्यूम उतना मिलेगा। तो और दूसरी बात एनर्जी की बात, देखो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी, चाहे इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है।
तो अगर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इधर वीक हो रही है या उल्टा वाइस वर्सा है, तो एनर्जी का रिलीज या अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जरूर होगी, मगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का यहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं लेते। इसकी वजह से आइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, नो चेंज इन इंथैल्पी, मतलब हीट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टेज में कोई भी चेंज नहीं आएगी। जितनी रिएक्टेंट में एनर्जी होगी उतनी ही प्रोडक्ट में आपको एनर्जी मिलेगी। चेंज इन इंथैल्पी जीरो के बराबर होगी। तो मींस आइडल सॉल्यूशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइल्स लॉ को बिहेव करना पड़ेगा। मींस आपको इस हिसाब से प्रेशर देना पड़ेगा। मींस आपके प्योर प्रेशर को ही आपकी फ्रैक्शन के साथ, आपकी फ्रैक्शन नहीं मतलब कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, वो किससे पे डिटरमाइन करेगा, उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिटरमाइन करेगा। सीधे उधर उसकी कितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से वो प्योर प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको ओवरऑल प्रेशर देगा। वो बस समझे, मतलब ये वाली चीज कंसीडर नहीं करेगा वो, सिर्फ इधर कितना प्रेशर था उसके हिसाब से अब ए में सॉल्यूशन में उसकी कितनी रेशियो है उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करो, उसी हिसाब से उसको उधर भी प्रेशर होगा। बस समझे, तो ये चीज कंसीडर नहीं करता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आपको आइडल सॉल्यूशन की बात पता चल गई कि आइडल सॉल्यूशन और राइल्स लॉ कंसीडर क्या करता है, नॉन आइडल सॉल्यूशन को आप एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, बात समझे। तो एक सॉल्यूशन को आइडल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, राइल्स लॉ को ओबे करना पड़ेगा। राइल्स लॉ को ओबे करना मतलब ये वाली स्टेटमेंट और बी के लिए बी वाली स्टेटमेंट, दूसरे कंपोनेंट के लिए B0 ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन चीजों को ओबे करना पड़ेगा। इन चीजों को ओबे करना मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, वो सेम मैग्नीट्यूड की होंगी। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप एक आइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना, तो हमने सीधा बोल सकते हो आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन प्योर स्टेट में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन मींस टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी। समझे, और ना तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब ए और बी को जब आप मिलाओगे ना तो इनमें कोई वॉल्यूम का चेंज आएगा, ना इसमें से कोई एनर्जी यूज होगी, ना एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज द आइडल सॉल्यूशन, मगर ऐसा होता नहीं है। अब बताओ एक सॉल्यूशन, देखो ऐसा होता नहीं है, वो हम पढ़ेंगे नॉन आइडल सॉल्यूशन में, उसको डिफरेंट ही पढ़ लेते हैं। आइडल सॉल्यूशन को समझ लिया आपने अच्छी तरह से, अब नॉन आइडल सॉल्यूशन को आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हो। देखो जो आइडल सॉल्यूशन की ड्रॉबैक्स हैं वो नॉन आइडल सॉल्यूशन में आएंगे आपको सारे के सारे, उनको हम उधर से डिटेल में करते हैं। बस आपने ये समझ लो कि आइडल सॉल्यूशन होने के लिए आपको ये चीज इग्नोर करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको वॉल्यूम इग्नोर करना पड़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम और इंथैल्पी, और साथ में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस हिसाब से आना चाहिए प्योरली स्ट्रिक्टली, और ये होता ग्राफ बनेगा उसके लिए। आइडल सॉल्यूशन और कोई होगा, हाँ एग्जांपल करेंगे आइडल सॉल्यूशन होने के लिए ये वाला होगा। अब देखो, आप बोलोगे तो फिर आइडल सॉल्यूशन किसका पॉसिबल है। देखो आइडल सॉल्यूशन दो तरीके से पॉसिबल है, वो भी 100% आइडल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आइडली बिहेव कर रहा है। वो कब हो सकता है, देखो जब हमारे पास सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब है एक कंपोनेंट बड़ा नेग्लिजिबल डाला हुआ है, तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ मैक्सिमम एक ही कंपोनेंट से आ रहा है, तो दूसरे कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी, है ना, तो उसकी वजह से आइडली बिहेव कर जाएगा। मतलब अगर एक कंपोनेंट आपका 98% है, एक 2% है, मिलाया हो, तो जो 98% है उसको 2% का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉर्मली आपको क्या कर देगा, वो आइडली बिहेव कर देगा। उसका वेपर प्रेशर आइडली मतलब राइल्स लॉ के हिसाब से चलेगा, उसको 2% वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस स्टेज में आपको एक सॉल्यूशन आइडली बन सकता है। दूसरी बात, दूसरे तरीके से सॉल्यूशन कब आइडल बन सकता है, देखो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कंपोजिशन है वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है। जैसे एक अगर हम क्लोरोबेंजीन ले लें और एक हम ब्रोमोबेंजीन ले लें, इनमें थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 19-20 का फर्क आएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में थोड़ा फर्क है, मगर ओवरऑल देखोगे आप इसमें जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स में आपस में जो इंटरेक्शन होगी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की एक साथ। समझे,
तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे सिमिलरिटीज हैं दो कंपोनेंट्स में, अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम सिमिलरिटी है उनमें, जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन C6H6, एक सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कब बन सकता है, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके मैक्सिमम सिमिलरिटी शो करता है। जैसे देखो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये दो बेंजीन बना दे, एक पे आपने क्लोरीन जोड़ देनी, एक में आपने ब्रोमीन जोड़ देनी, इसमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज है, क्योंकि 6 कार्बन लगे हैं, 6 हाइड्रोजन लगे हैं, बॉन्डिंग सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, एंड ये दोनों भी एक ही सीरीज के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ये एक ही सीरीज के ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें, मगर वो फर्क हम इसके ओवरऑल सिमिलरिटी से नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब जीरो कर सकते हैं। तो अगर इनका सोल्यूशन आप बनाओगे ना, तो ये भी नियरली आइडियल सोल्यूशन बिहेव करेगा। जितनी ब्रोमीन ब्रोमीन के क्लोरोब्रोमीन और क्लोरोब्रोमीन मॉलिक्यूल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी अप्रोक्सीमेटली शुरू शो करेंगे आपको क्लोरो बेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के। बस तो जब मॉलिक्यूल्स में अगर सिमिलरिटीज हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो भी सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर सकता है। जैसे बेंजीन के ऊपर हेक्सेन हेप्टेन हो गया, जैसे हेक्सेन हो गया 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, और हेप्टेन हो गया 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा फर्क है ना, एक में 6 कार्बन है, एक में 7 कार्बन है, तो उनमें भी थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में सिमिलर आ जाएगी आपकी। और जैसे एक है आपको इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल लगाया हुआ है, इथाइल इथाइल क्या होता है C2H5 और ब्रोमीन जोड़ देना आगे, और दूसरा इस ब्रोमीन की जगह पे आप क्लोरीन जोड़ दो, तब भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, बस समझ रहे। और बेंजीन और टॉल्यूम, अगर एक आपको बेंजीन रखो, ये बेंजीन रखो, और अगले इसके साथ में एक कंपाउंड CH3, अगर इसके साथ एक मॉलिक्यूल CH3 का जुड़ गया, तब भी अप्रोक्सीमेटली इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर रहेगी। अब आप इनके एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, अगर आपको पता लग गया ये राइट्स लॉ के बीच में इग्नोरेंस की चीज की है कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसी को ही मल्टीप्लाई करके दे देता है आपको उसकी रेशो के साथ जो उसमें सोल्यूशन में होती है, और उसी प्रोपोर्शन में बता देता है इसका वेपर प्रेशर इतना आया था, समझे। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं लेता, ठीक है, तो उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं लेगा वो, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर ही मान के चलता है प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में। तो बस यही चीज रखनी है अपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन मॉलिक्यूल्स में सिमिलर सिमिलर है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो सिमिलर सिमिलर है, तो वो मॉलिक्यूल्स आइडियली बिहेव करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने इनकी, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस बना लेंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन, पूरे नहीं। अब देखेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राइट्स लॉ को ओबे नहीं करते, किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो उनके कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशंस के, राइट्स लॉ क्या देता है, राइट्स लॉ क्या बताता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट का वेपर प्रेशर के बारे में बताता है ना। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका जो वेपर प्रेशर होगा, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर आएगा, वो राइट्स लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं होगा, वो या तो राइट्स लॉ के प्रेडिक्शन से ज्यादा होगा या उससे कम होगा। मींस सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, बी लेते हैं, इसको सेटिंग लेते हैं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, इसका वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राइट्स लॉ क्या होना चाहिए, P0 ऑफ A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और बी कंपोनेंट का, ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है ए और बी, ठीक है, P B का किसके बराबर, P नॉट A P नॉट B इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यही है ना। नॉर्मली ये चीज होनी चाहिए, राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग ए का वेपर प्रेशर इतना आएगा सॉल्यूशन में, बी का इतना आएगा। मगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ए का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे आप और जो एक्सपेरिमेंटली आपको ऑब्जर्व होगा वो या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम।
वैसे ही बी के साथ केस होगा, या तो ज्यादा होगा या कम। ऐसा क्यों होता है? अब आता है कंसेप्ट जो एक्चुअली फॉलो होता है। देखो, सोल्यूशन बनाते हुए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझे? सोल्यूशन बनाते हुए जो कंपोनेंट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको भी कंसीडर करना होगा, जैसे हमने आइडियल सोल्यूशन में पढ़ा। तो यहीं पे आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्यों बने? रायल्स लॉ से क्यों डेविएट कर दिए? क्योंकि जो रायल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए था वो नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि रायल्स लॉ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्योर कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन उनको कंसीडर नहीं करता, उनको वो इक्वली ही मान के चलता है कि जितनी प्योर स्टेट में उनका वेपर प्रेशर होगा उतना ही वेपर प्रेशर, उसी प्रोपोर्शन में वेपर प्रेशर वो सॉल्यूशन में भी कंसीडर कर कंट्रीब्यूट करेगा। समझे? अब देखते हैं हम। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड बाय द रायल्स लॉ, या तो वेपर प्रेशर उससे कम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। मींस अगर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर रायल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ज्यादा आ रहा है, मतलब जो रायल्स लॉ बोल रहा है कि इतना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, उससे ज्यादा आ रहा है, तब हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन रायल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं। मींस डिवेल तो कर रहे हैं, वो डेविएट तो हो रहे हैं उससे, रायल्स लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, उससे हटके चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? उनसे ज्यादा आ रहे हैं, तो तब बोलेंगे उनको वो पॉजिटिव डेविएट कर रहे हैं। बात समझ रहे? अगर उनसे वेपर प्रेशर कम आता है, रायल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो वेपर प्रेशर है उससे वेपर प्रेशर कम आता है, ठीक है। देखो, रायल्स लॉ से वेपर प्रेशर निकलेगा कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली, मगर जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे तो वो होगा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। तो मींस जो आपने रायल्स लॉ से वेपर प्रेशर है उससे अगर वेपर प्रेशर आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो है वो कम आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। और उसके हिसाब से फिर क्या होगा, वॉल्यूम में भी चेंज आएगी और इंथैल्पी में भी चेंज आएगी। फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन में कैसी चेंज आएगी, नेगेटिव डेविएशन में कैसी चेंज आएगी, ठीक है। तो सिंपली नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में और बी मॉलिक्यूल के बीच में, वो सॉल्यूशन स्टेट में जब आएंगे वो वेरी करेगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। बस समझे? और उसकी वजह से क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर स्ट्रांग होती है, इनके कंपैरिजन में यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो ये मॉलिक्यूल इजिली वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे। इजिली वेपर स्टेट में नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, इनका वेपर प्रेशर कम आएगा। रायल्स लॉ तो बोलेगा प्योर वेपर प्रेशर से उसको मल्टीप्लाई कर लो उसकी रेशियो को, पर ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली वो क्या इधर हिंड्रेंस कर रहे हैं, वेपर प्रेशर के लिए हिंड्रेंस क्या होगी, यहाँ पे इनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर में, प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम थी, जो सॉल्यूशन स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इधर ये इजिली वेपर्स में जा रहे थे, इधर ये इजिली वेपर्स में नहीं जा पा रहे। बात समझे? तो सॉल्यूशन ये ए की वेपर प्रेशर कहां से लेता है प्योर स्टेट में, यहां से, इसके कंपैरिजन में बोल रहा है, मगर एक्चुअली यहां पे प्रॉब्लम किसकी आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है, या दूसरे केस में या कम हो गई है। अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक है, तो यहां पे मॉलिक्यूल इजीली चले जाएंगे वेपर स्टेट में, मॉलिक्यूल्स यहां पे इजीली वेपर स्टेट में चले जाएंगे। और वेपर स्टेट में इजीली चले जाएंगे तो रायल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इजीली एस्केप कर जाएंगे वेपर प्रेशर। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब देखो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंजेस आ रही हैं प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में, तो उसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंज आएगी और इंथैल्पी में भी चेंज आएगी, मतलब हीट कंटेंट में भी चेंज आएगी। इंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट।
मॉलिक्यूल्स का जो हीट कंटेंट होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी। तो एंथैल्पी में भी चेंज आ रही है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो वॉल्यूम में चेंज होगी वो जीरो के बराबर नहीं होती है। मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो कब होगी, जब आइडली बिहेव करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम जो होता है बराबर रहे, दैट मींस चेंज इन वॉल्यूम जीरो के बराबर। मगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, उधर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी या तो बड़ी होगी या डिक्रीज हुई होगी। तो उसकी वजह से अकॉर्डिंगली ओवरऑल वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज हुआ होगा। उसकी वजह से डेल्टा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, यहां पे वॉल्यूम में चेंज आएगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे ही इंथैल्पी, या तो मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी या तो एनर्जी अपनी रिलीज की होगी, तो इंथैल्पी में भी चेंज आई होगी कुछ, ये भी जीरो के बराबर नहीं होगी। या तो रिएक्टेंट मतलब इनिशियली उनकी हीट कंटेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन में हीट कंटेंट कम हो गया होगा, या वाइस वर्सा होगा, उसकी वजह से इंथैल्पी क्या होगी, चेंज। बस समझे। अब देखेंगे हम इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन में कि इंथैल्पी कितनी चेंज किसमें कैसे चेंज होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें इंक्रीज होगी किसमें डिक्रीज होगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन में इजीली बता सकते हो अगर आपने ये चीज समझ ली है अच्छी तरह, ठीक है। इधर से ही कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं, क्लियर करते हैं थोड़ा सा। देखो यहीं पे रखते हैं, एक जगह पे लिखते हैं पॉजिटिव, एक जगह पे लिखते हैं नेगेटिव, और इन्हीं को यहां से समझ लेते हैं। ये आ गया आपका राइट्स लॉ, ये आ गया अकॉर्डिंग टू राइट्स लॉ, ये आ गया ऑब्जर्वेशन आपकी, है ना। एक्चुअली सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, मिला है तो ये क्या हो रहा है। अब ये पॉजिटिव डेविएशन देगा या नेगेटिव डेविएशन देगा, ये यहां पे हम लिख लेंगे। ये पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा। अब देखो आप खुद ही इसको बता दोगे पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, बताओ मुझे। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राइट लॉ, नेगेटिव मतलब वेपर प्रेशर कम। ये वेपर प्रेशर थे ना ये ग्राफ, उनसे कम। अगर ये बोलता कि इस कंसंट्रेशन ऑफ बी पे बी का ये है ना, इस कंसंट्रेशन पे बी का प्रेशर यहां पे होना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव डेविएट कर रहा है तो मतलब यहां पे होगा, ऊपर होगा। उसी कंसंट्रेशन पे वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड यहां पे है वो होगा ऊपर, और नेगेटिव है तो इसी कंसंट्रेशन पे वो नीचे होगा। बात समझे वही, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे हम ग्राफिकली वो कैसे होते हैं, मगर पहले हम देखते हैं यहाँ पे। देखो अगर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मतलब प्योर स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्ट्रांग है। ये अलग अलग है, अभी ये मिलाए नहीं है, मिले यहाँ पे ही। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई है। अब मुझे बताओ इजिली वेपर फेज में कहां से जाएंगे, इसमें वेपर फेज में इजिली नहीं जा पाएंगे। और राइट लॉ यहां से ही प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करता है उसकी रेशो के साथ, और उसी से वेपर प्रेशर देता है। एक्चुअली यहाँ पे वेपर प्रेशर आपका कम होगा, इसके हिसाब से देखोगे तो वेपर प्रेशर कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो एक्चुअल स्टेज में आपको वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा। कौन सी डेविएशन करेगा ये, जब इसमें एक एक में लिख देता हूं, ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इधर हमने स्ट्रांग की, मींस ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी के बीच में, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएट करेगा। बस समझे। अब मुझे बताओ इसका उल्टा केस यहां पे हो जाएगा, सिंपली ए के बीच में, ये दूसरे के भी लिख सकते हो, ए और बी भी लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है ए बी के कंपैरिजन में, तो नेगेटिव डेविएट करेगा। मतलब ये वीक फोर्स थी तो यहां पे स्ट्रांग फोर्स थी, वीक फोर्स के हिसाब से वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। स्ट्रांग फोर्स एक्चुअली फेस क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रांग फोर्स कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम आएगा, तो वो नेगेटिव डेविएट करेगा। बात समझे इसको अच्छी तरह से। अब देखो, अब इधर से हम वॉल्यूम का भी चेंज बताएंगे। अब मुझे बताओ पॉजिटिव डेविएशन में ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है ना, स्ट्रांग का मतलब है ए के मॉलिक्यूल्स पास पास में, ज्यादा इनको अट्रैक्शन फोर्स लग रही है पास पास में। अब जब ए बी बनेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वीक है, थोड़ा दूर दूर चले गए, बात समझे। तो यहां से यहां की तरफ क्या हो गया, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स
स्पेस बढ़ गया ना बीच में, क्या होगा, मालिक्यूल जब दूर दूर जा रहे हैं तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मीन्स यहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। देखो V1 V2 मीन्स बिफोर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन, आफ्टर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन। V1 कम है, V2 ज्यादा है। चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1। ओके, ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है ना, एक्सपेंड किए ना, ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। ओवरऑल चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। ये चीज ज्यादा, ये चीज कम है, ओवरऑल चीज पॉजिटिव। नेट आपके पास आएगा पॉजिटिव इंक्रीज होके, तो डेल्टा वी क्या होगा इधर, पॉजिटिव। बात समझे, डेल्टा वी पॉजिटिव। वैसे ही आपने इंथैल्पी का करना, इंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर है, मींस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में यही है ना, मॉलिक्यूल पास पास और दूर दूर कब कब होते हैं, जिस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी हीट जो है वो ज्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। बात समझे, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर गए हैं, इसमें जो हीट का कंटेंट है, एनर्जी का कंटेंट जो है वो, इधर आपके पास इंथैल्पी ले लेते हैं, इधर आपके पास H1 इंथैल्पी इनिशियल कम है, इधर आपके पास इंथैल्पी ज्यादा है। चेंज इंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H H2 चेंज, डेल्टा किसको बोलते हैं, चेंज को बोलते हैं, H2 माइनस H1। ये क्या चीज आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा H भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बात समझे, इसमें ये चीजें अपोजिट हो जाएंगी, समझ रहे कुछ पक्का। तो ये होगी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। सिंपली इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और उसी के हिसाब से ग्राम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा लॉजिक लगाना है। मॉलिक्यूल यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे दूर दूर है, वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड किया मतलब पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। इंथैल्पी मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं मतलब हीट बढ़ रही है, पॉजिटिव। सिंपल सी बात, इंथैल्पी कंटेंट मतलब लैम्डा बड़ा होगा ना, ये इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी नहीं पड़ा होगा तो देखना करके, ठीक है। इंथैल्पी पॉजिटिव, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी हो गया। बात समझे, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। अब ग्राफिकली भी देख सकते हो, ग्राफिकली क्या करेगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। अब मुझे बताओ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कंपोनेंट बी अकॉर्डिंग टू द रायल्स लॉ। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन होगी तो बी का प्रेशर एक्सपेक्टेड से हमेशा क्या चलेगा, प्योर स्टेट में इनिशियली जीरो, प्योर स्टेट में वहां पे, और ग्राफ कैसे मूव करेगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, तो हमेशा आपको यहां से ऐसे मूव करता दिखेगा। ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, ये आइडियल सोल्यूशन है। आइडियली एक्सपेक्टेशन ऐसी ही है, मगर आ कैसे रहा है, ये ऐसे आ रहा है। बात समझे, तभी ये चीज बनाई थी पहले। पॉजिटिव डेविएशन ए कैसे पॉजिटिव डेविएट करेगा, एक्सपेक्टेड ये है, किसी भी टाइम पे किसी भी मोल फ्रैक्शन पे उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इसके अबव चलेगा। बात समझे, तो ए की पॉजिटिव डेविएशन ऐसे होगी, बी, ए भी पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, बी भी पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएट करेगा, फिर ये बात समझे। नेगेटिव डेविएशन में उल्टा बनाना है, नीचे की तरफ से गुजरना, ठीक है। समझ गए इसको, इतना, ठीक है। तो ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया।